हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 2 अक्टूबर 2020। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें अभी करंट अकाउंट्स की डिटेल आई है, जिसमें कि क्या ट्रेंड्स समझ में आते हैं हमारी पिछले 5 महीने की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडिया में, वो देखेंगे। यहाँ पर हाथरस जो केस हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा और डिटेल में। ये वाला आर्टिकल है जो FCRA एक्ट है उसको थोड़ा और टाइटन कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट NGO जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो आज इंडिया से भी अपनी दुकान बंद करके रवाना हो चुका है। रशिया से तो पहले ही जा चुका था। FCRA जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये एक इमरजेंसी के टाइम पे लाया हुआ एक्ट था, जिस टाइम पे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, एग्जीक्यूटिव्स के अगेंस्ट में अगर कोई NGO काम करे तो उस पर लगाम खींचना था। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है जो अपन ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि NGO सिविल सोसाइटीज़ किस तरीके से तो हमारे सिस्टम में काम करती हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं, किस तरीके से इनके साथ मिल करके काम किया जा सकता है। ठीक है, तो NGO से रिलेटेड जो बातें थी वही रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है। बस इतना सही है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो NGO है उसने भी अपनी दुकान अब उठा ली है इंडिया से। रीज़न बीइंग क्योंकि अब उनको फंडिंग ही नहीं आ रही है। जब फंडिंग ही नहीं आएगी तो वो प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला आर्टिकल बिल्कुल डिस्कस करने लायक नहीं है क्योंकि अपन ऑलरेडी इसमें इतना डिटेल में जा चुके हैं कि आप पढ़ोगे तो खुद को आपको लगेगा अरे यार ये तो चीज़ें वही है जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक बार देख लेना आप, फार्म बिल से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं है। ये आर्टिकल डिस्कस करने लायक नहीं है। 2 आर्टिकल इस पेज पे हो गए। और ये वाला अमेरिकन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल काम का नहीं है। ये गांधी जी की रेलेवेंस से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ से निकालेंगे और ये आर्टिकल पूरा डिस्कस करेंगे। मॉरल इज़ पॉलिटिकल। ठीक है, गांधी जी की एथिक्स में जब भी बात आए तो वहाँ पर ये आर्टिकल काम आने लायक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं अपन बोरो टू स्पेंड। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की अभी एक डेटा रिलीज़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से के फाइनेंस से रिलेटेड पिछले 5 महीनों का। और अगर उस डेटा को देखें तो 5 ब्रॉड ट्रेंड्स अपने को समझ में आते हैं। पहला तो ये कि शुरुआती 4 महीनों में जो हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी वो अभी क्या है, धीरे धीरे 5वें महीने में आते आते थोड़ा सा स्पाइक देखा गया है ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, शुरुआती 4 महीनों में तो टैक्स आया नहीं, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही थी, पर 5वें महीने में आते आते कुछ कलेक्शन हुआ है। सेकेंड ट्रेंड ये देखा गया है कि टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो उसमें हल्का सा स्पाइक जो देखा गया है उसकी वजह है इनडायरेक्ट टैक्स, ना कि डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है। तीसरा ट्रेंड ये देखने को आ रहा है कि जो कलेक्शन देखा गया है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट या नॉन टैक्स सोर्सेज की अगर बात करें ना, वो अभी भी डिप्रेस्ड है। गवर्नमेंट ने जो टारगेट फिक्स किया था वो अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, बजटेड टारगेट ही नहीं हो पा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट का आपको पता होगा कि जब किसी भी PSU या किसी भी गवर्नमेंट की खुद की फर्म में से गवर्नमेंट अपने खुद के शेयर्स को बेच दे, ठीक है, और खुद पैसे निकाल ले उसमें से। चौथा जो ट्रेंड देखा गया वो ये है कि गवर्नमेंट जिस स्पेंडिंग या सपोर्ट की अपन बात करते रहते हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव अगर करना है तो गवर्नमेंट को लीड करना पड़ेगा, तो वो जो सपोर्ट या जो आना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। और आने वाले टाइम पे आप देखोगे तो और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टारगेट बजट में किया उतना ही नहीं हो रहा है। तो कोविड-19 की वजह से तो और ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आ गए, तो वो कैसे फुलफ़िल होगा। पांचवा ट्रेंड जो देखा गया है वो ये कि गवर्नमेंट के पास में जो रेवेन्यू है ना, वो टैक्स और नॉन टैक्स दोनों की दोनों कहीं ना कहीं अब पिकअप कर रही हैं। अगर अगस्त के टाइम से अगर देखें पिछले 5 महीनों की ट्रेंड में, लास्ट मंथ जो 5वां रहा अगस्त, उसमें देखें तो इस तरीके से 5 ट्रेंड अपन ने देखे। साथ में ये बता रहा है आर्टिकल कि भाई जो सेंटर है ना उसको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बोरो करे। रीज़न बिंग मैंने बताया कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेंटर जब देखो पब्लिक स्पेंडिंग होती है ना तभी प्राइवेट स्पेंडिंग को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट तो बेनिफिट के लिए आएगा, वो कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए कभी भी आगे नहीं आएगा। उसको अगर दिखेगा ना मार्केट में फ्लो है, निकाल सकते हैं यहाँ से पैसा, तो वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जितना भी टारगेट है उनका उसको एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है। बोरो करो और उसके बेसिस पे आप अपनी एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ को मीट आउट करो, ये करनी ज़रूरी है। तो ऐसा करके 5 ट्रेंड और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो अपन ने जानने की कोशिश की। फिर आगे इस आर्टिकल में ये देखते हैं कि सेंटर का अगर अपन ओवरऑल पिछले 5 महीने का टैक्स कलेक्शन देखें ना तो वो लगभग 23.7% तक के
कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। बट धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीता तो पिछले महीने अगस्त तक आते आते 2% की ग्रोथ देखी गई है टैक्स कलेक्शन में। तो ये एक अच्छा साइन है कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का एक अपने राइट ट्रैक पे आ गई है। दूसरी तरफ अगर अपन देखें ये जो अपटिक है ना, क्यों इंक्रीज हुआ 2% का अगस्त में, उसकी वजह है जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है ना, उसका सेटलमेंट जब किया जाता है, देखो देखा क्या जाता है कि आज 2020 चल रहा है ना, तो 2020 का कंपैरिजन किया जाएगा 2019 के डेटा से। तो 2019 के डेटा में जो कुछ भी होगा ना, उस डेटा का रेफरेंस अगर अपन लेते हैं तो 2019 बन गया बेस ईयर। तो बेस ईयर में क्या चल रहा था, आज 2020 में अगर मान लो ग्रोथ रेट है 5%, है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5% है, और 2019 में अगर वो 6% थी, तो हमारी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखेंगे कि नहीं भाई 1% कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सितंबर 2019 में तो 6% की ग्रोथ रेट थी, अब की बार तो 5% ही है। तो ये जो बेस इफेक्ट है ना, ये बहुत मैटर करता है। तो इस बेस इफेक्ट की वजह से गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन राइज हुआ है। दूसरा अगर अपन देखें नॉन टैक्स कलेक्शन की, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स की बात करें, तो वो अभी भी लगातार डिप्रेसिंग ही है। गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से टोटल हम टारगेट कवर अप करेंगे बहुत सारा, पर हो कितना पाया है, 86,146, मतलब 86,146 करोड़ रुपए ही इस पीरियड के टाइम पे कलेक्ट हो पाया, जो कि 22% तक, बजट का केवल 22% ही हो पाया। आप देखो कितना कम है। 100 रुपये अगर बजट में टारगेट किए तो 22 रुपीज़ ही आए हैं। इसी तरीके से पिछले साल देखोगे तो 63% तक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को अचीव कर पाई थी, नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ को कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हो पाई थी गवर्नमेंट। आज अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट ने टारगेट ये किया है कि डिसइन्वेस्टमेंट से हम 2.1 लाख करोड़ रुपए तक निकलवाएंगे। तो यहाँ पर ये कैसे अचीव होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा अगर अपन देखें तो लगातार महीने दर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉपर नहीं कर पा रही है कि इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवा पाए या फिर ऐसा खर्चा करे जिससे कि आने वाले टाइम पे इकोनॉमी को एक्टिविटीज़ में हेल्प मिले। तो वो चीज़ें जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्लो पेस पे देखी जा रही है। रही सही में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी कम आ रहा है। तो इस चक्कर से क्या हो रहा है, इकोनॉमी में जब पैसा ही नहीं रहेगा, सर्कुलेशन भी नहीं रहेगी इकोनॉमी, तो कैसे काम करेगी प्रॉपर्ली, वो एक कंसर्निंग फैक्टर है। इसी तरीके से अगर देखें अपन तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो तो चलो ठीक है, धीरे धीरे अब बढ़ रही हैं, बट अब कोविड-19 केसेस भी तो लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों के मनों में अभी भी डर है। एक तरफ तो होती है देखो सप्लाई साइड, दूसरी तरफ होती है डिमांड साइड। सप्लाई साइड की अगर बात करें तो प्रोडक्शन साइड में निक्केई मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर जो है, मैनेजर इंडेक्स जो है, वो तो ये बता रहा है कि भाई इंडिया में पिछले 8 सालों के कंपैरिजन में सितंबर में फास्टेस्ट प्रोडक्शन ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, अगर कंजम्पशन साइड की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन जो है सितंबर में वो 95,480 करोड़ रुपए तक का रहा है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 4% ज़्यादा है। तो ये तो डिमांड और सप्लाई साइड तो ठीक है, बट रियल में जो शॉर्टफॉल है ना सेंटर का, ओवरऑल जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने खुद ने बजट में टारगेट किया था, एक्सपेक्ट किया था, वो अगर पूरा नहीं होगा तो वाकई में अगर देखो रेवेन्यू नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास में, तो प्रायोरिटीज़ पे एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे। जो टारगेटेड, जैसे कि मान लो कि कहीं पे कोई ब्रिज का काम चल रहा है, कहीं पे कोई बड़ा रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है, जैसे बुलेट ट्रेन का ही काम चल रहा है, तो वहाँ पर ब्रेक लगना ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानियों का कारण है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बच जाता है कि एडिशनल बोरोइंग्स की जा सकती है प्लान्ड वे में, जिससे कि सेंटर जो है वो लगभग बोरो करे 7.8 लाख करोड़ तक, जिससे कि 7.8 लाख से 12 लाख करोड़ तक का जो टारगेट गवर्नमेंट का है वो पूरा किया जा सके। फिर भी ये एनफ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे पेंडेमिक जो है वो अभी देखो अनसर्टेनिटी का माहौल बनाए हुए है। घरों में मतलब डर इतना बैठ गया है कि लोग बाहर निकलना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ना रेवेन्यू पे, क्योंकि देखो रेवेन्यू कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास में, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म होती है तब जाकर के उन्हीं एक्टिविटीज़ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब वो एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म नहीं हो रही हैं तो कैसे गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा अगर अपन डिमांड की बात करें तो डिमांड को तो भाई रिवाइव करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक आर्टिकल अपन ने डिस्कस किया था कि भाई आपने गरीबों पे ध्यान दे लिया, किसानों पे ध्यान दे लिया, अमीरों पे ध्यान दे लिया, सबको कोई ना कोई सपोर्ट दे दिया, बट जो 300 मिलियन मिडिल क्लास लोग इंडिया में रहते हैं आपने उनकी सुध अभी तक नहीं ली। आप उनकी सुध भी ले लो
क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप देखोगे तो 300 मिलियन होने के बावजूद में मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी के अंदर, चाहे वर्ल्ड ओवर कोई सी इकोनॉमी उठा के देख लो आप। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर को ज़रूरत है कि वो बोरो करे और उस फाइनेंस को स्पेंड भी करे प्रॉपरली सही डायरेक्शन में, जिससे कि इकोनॉमी को एक अच्छी ट्रैक प्रोवाइड की जा सके इस क्राइसिस के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इन द मिरर ऑफ हाथरस। अभी एक चीज़ सिंपल सी ये बता रहे हैं कि पहले प्लेग से लोगों के बीमारी होती, मतलब बीमार होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनको गांव से बाहर ले जा करके उनकी बॉडी को जला दिया जाता था। वहाँ पर भी कोई ना तो डिग्निटी का ध्यान दिया जाता था, ना कोई प्रॉपर क्रिमेशन की, हाँ अंतिम संस्कार किस तरीके से होता है उसका ध्यान नहीं दिया जाता था। वो तो चलो ये था कि चलो पब्लिक हेल्थ नेसेसिटी को देखते हुए कि औरों को ना बीमारी लग जाए तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, चाहे जो कुछ भी सरकार या फिर जो कुछ भी करते थे। बट जो वेंसडे नाइट को हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हालात दिखाता है हमारे इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स पे जो फ़ोटोज़ या फुटेज जो चल रहे हैं ना, वहाँ पे एक माँ बाहर बैठी हुई अपनी बेटी की डेड बॉडी को जलते हुए देख रही है और रो रही है, और वो उसके पास में भी नहीं जा सकती, ना उसकी बॉडी को देख पाया, ना पुलिस ने उस बॉडी को हैंड ओवर किया। तो यहाँ पर राइटर सीधा सीधा क्वेश्चन ये उठाते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे सोशली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कुछ सेक्शंस को, और पर्टिकुलर यहाँ पे जब हमारा कास्ट सिस्टम आ जाता है तब तो बहुत ही बुरा हाल है। अनटचेबल्स के लिए तो बहुत ही ग्रेव सिचुएशन बन जाती है, जिसके लिए भीमराव अंबेडकर जी ने थ्रू आउट लाइफ फाइट की थी। आज भी हमारे इंडिया में, जहां हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग है, राइट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जहाँ पे हमें राइट्स इंश्योर किए जाते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, वो सारे राइट्स होने के बावजूद भी आज हम कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन लगातार देखते जा रहे हैं, और एक इम्प्यूनिटी कि कहीं ना कहीं सज़ा देनी जिनको चाहिए उनको सज़ा ना मिलनी, वो लगातार देखी जा रही है। 19 साल की एक लड़की जो कि वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, जहां पर वो ये क्लेम किया जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यहाँ पर न तो उसको जीते जी राइट्स प्रॉपर मिले हैं, ना मरने के बाद प्रॉपरली उसके राइट्स प्रिजर्व प्रोटेक्ट रह पाए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि इस चीज़ का अगर यही सिचुएशन ब्रिटिश इंडिया में होती ना, तो प्रॉपरली इन लोगों को, जिन लोगों ने ये हाल किए हैं उस लड़की के, उनके साथ में उनको सज़ा प्रॉपर मिलती। बट आज इंडिपेंडेंट इंडिया है तो भी हम कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेल होते हुए देख रहे हैं, जबकि हमने खुद ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने खुद ने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खुद का बनाया है, और हमारे खुद के लोगों का ही हम अगर राइट प्रिजर्व नहीं रख पाएंगे तो किस तरीके से ये काम होगा। अब इस आर्टिकल, अभी यहाँ से लेके इस पैराग्राफ में राइटर जो हैं वो लगातार एक ही वो स्टोरी बता रही हैं कि किस तरीके से वो, जब उसकी माँ उस लड़की के पास पहुंची तो वो किस तरीके से उसके मुंह में से खून आ रहा, पूरी बॉडी बहुत बुरे तरीके से डैमेज थी। फिर उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल हॉस्पिटल। फिर वहाँ से उसको मतलब पहले तो छोटा हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले तो पुलिस के पास में जाते हैं, पुलिस फिर बोलती है कि भाई यहाँ से लेके जाओ इस बॉडी को आप। फिर वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं एम्बुलेंस में, माँ और बेटा अपनी बेटी को। फिर उसके बाद में वो हॉस्पिटल वाले ये बोल देते हैं कि भाई अभी तक हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है प्रॉपर कि वाकई में इसका कोई गैंगरेप हुआ है या फिर कुछ और हुआ है। फिर बाद में पता पड़ा कि उसके स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई, और ये बोल दिया गया कि भाई इसके तो क्वाड्रीप्लेजिया है। क्वाड्रीप्लेजिया का मतलब होता है कि इसके चारों पार्ट्स, चारों लिम्स है ना, दोनों हाथ और दोनों पैर, वो पैरालाइज हो चुके हैं इंजरी की वजह से। नेक में भी इंजरी है, तो ऐसे करके इसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी हो रही है। तो पूरी स्टोरी नरेट कर रही है कि किस तरीके से उस लड़की ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि जो SC/STs के अगेंस्ट में एक लॉ, एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट में एक लॉ है हमारा 1888-89 का, जिसमें अमेंडमेंट भी किया गया था प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में, कि भाई SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंडर में उन लोगों का अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा, गैंग रेप हुआ है तो अभी निर्भया कांड पूरा अच्छे से सॉर्ट आउट हुआ ही था, तो ये एक और नया केस आ गया।
अगर इन चीज़ों को हम प्रॉपरली नहीं टैकल आउट करेंगे तो किस तरीके से आज हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे देश को हम प्रोटेक्ट एक तरीके से वाकई में कहते हैं ना कि इक्विटेबल माहौल कैसे बना पाएंगे, कैसे दोषी को एक तरीके से सज़ा मिलेगी। तो ये सारे सवाल उठते रहते हैं और ये रिपीटेडली कोई ना कोई केस आता रहता है। चलो निर्भया केस का तो क्या सीन था कि वो केस तो आपका दिल्ली में था, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया। अब ये जो केसेस है ना, जो कहीं दूर दराज के इलाकों से आते हैं, इनको ज़्यादा कोई न्यूज़ में लेता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मीडिया हाउसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देखो इस चीज़ में। रही सही में एफआईआर का तो ऑब्लिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिया। अगर आपके पास में कोई भी आता है और अगर वो कोई परेशानी का सामना कर रहा है और आपके सामने दिख रहा है, आप कॉग्निजेबल मतलब एक तरीके से देख पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वाकई में ये प्रॉब्लम है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है, दैट मीन्स क्लियरली आइडेंटिफाइबल ऑफेंस है, तो वहाँ पर तो आपको एफआईआर रजिस्टर करनी ही चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर बेंच ने बिल्कुल क्लियरली ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में ये बताया था कि भाई आपको सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है हमारे इंडिया का, उसका सेक्शन 154 का पार्ट 1, उसके अंडर में आपको एफआईआर तो लॉन्च करनी ही चाहिए। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर अपन देखें, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो आया, उसमें भी ये एम्फेसिस दिया गया है कि भाई विक्टिम जो है ना, चाहे वो फिजिकली विक्टिम हो या फिर साइकोलॉजिकली विक्टिम हो, तो अगर आपको मेयर एविडेंस मिल जाए ना, तो आपको उसके बेसिस पे उसको हेल्प करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस हैं, वो भी डॉक्टर्स को बिल्कुल क्लियरली एक तरीके से बोलती हैं कि भाई आप लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करोगे अगर कोई भी सेक्सुअल वायलेंस हो रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि जब तक जो लोग नहीं चाहते हैं, जैसे कि मान लो ये विक्टिम्स गए तो इन लोगों की कंसेंट नहीं है, तब तक आप रजिस्टर मत करवाओ, चाहे इन्फॉर्म मत करो। बट अगर सेक्सुअल वायलेंस का केस है तो उनकी कंसेंट लो और अपने आसपास की जो पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करो कि भाई ये केस आया, आप जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। पहले तो क्या एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि डॉक्टर्स भी जल्दी से हाथ नहीं डालते थे। अब डॉक्टर्स को तो इस चीज़ से फ्री कर दिया गया है कि भाई आपके पास में कोई भी बीमार, कोई भी परेशान पीड़ित कोई भी आए तो आप ये मत देखो कि पुलिस क्या एक्शन लेगी, आप तो बस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। फिर बाद में आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे केस आया, आप इसको देख लो। तो यहाँ पर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने है वो भी लापरवाही दिखाई है, पुलिस ने है वो भी लापरवाही दिखाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और प्रीवियस जितनी भी गाइडलाइंस है वो साफ साफ कहती हैं कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, क्लियरली आइडेंटिफाइबल एक केस था, तो इस केस में ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। फिर लास्ट में राइटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलना चाहती हैं कि ये जो प्रेजेंट केस है ना, बात ठीक है कि चलो एक एम्बिग्यूटी वहाँ पे देखी जा रही है कि सेक्सुअल असॉल्ट है या फिर कोई वायलेंस का ही है। तो आप एक चीज़ तो समझो कि अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो उस यंग दलित वुमेन के साथ में कुछ ना कुछ मिसबिहेव तो हुआ है, वायलेंस तो हुआ है उसके साथ में, तो उस केस पे ही यूपी पुलिस को कहीं ना कहीं आगे काम करना चाहिए था। आज वो उसकी डेथ हो गई है, तब तो देखो यूपी पुलिस के इतने पर्सनल्स उसकी क्रिमेशन साइट के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं कि कोई आ न जाए अंदर। और जबकि आप देखोगे वो जब केस रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पर उनको कोई अटेंशन ही नहीं दी गई, ये कह के कि स्टाफ की कमी है। तो आप किस तरीके से इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक तरीके से एक लेजिटिमेसी कैसे दे सकते हो? आज हमारे सिटीजन्स हैं, उनको लॉ अबाइडिंग बनाने की ज़रूरत है। भाई कानून का रूल है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, नोबडी इज अपर देन लॉ। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो लॉ की अगर बात आए और उसको अगर आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ही प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो हम कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे? आज आप देखो कि जब जब भी एग्जीक्यूटिव्स ने इन फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया है तो हमारे यहाँ पे जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और जुडिशरी ने आज अगर ये चीज़ पहले से बोल रखी है कि भाई एफआईआर आप रजिस्टर करो, तो आपने क्यों नहीं की? अब यहाँ पर बात ये आती है कि लास्ट में जब इस बेशर्मी की हदें पार होने के बाद में, मतलब मानवता की बेशर्मी की हदें पार होने के बावजूद अगर टाइम पे कोई काम नहीं होता है तो लास्ट में फिर एक कहते हैं ना लास्ट रिजॉर्ट बचता है, दैट इज जुडिशरी। अब जुडिशरी ही डिसाइड करेगी कि किस तरीके से जो 19 साल की लड़की की डेथ हुई है
उसके घर वालों को किस तरीके से जस्टिस मिले, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत होते हैं इंडिया में, पता नहीं कहीं तो एक्सपोज ही नहीं हो पाते, बहुत सारे तो ये कुछ मौके हैं जहाँ पर हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को, आइडिया ऑफ इंडिया को हमें अपहेल्ड करने की ज़रूरत है और वाकई में प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस पूरी सिस्टम को, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा पूरा सिस्टम। तो यहाँ पर राइटर कुछ चीज़ें जो बताना चाह रही थी, ये क्या है, एक तो कई बार इंटरव्यू में डील करने में काम आ जाता है कि किस तरीके से हमारे सोशल डिसहारमनी है कास्ट सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो अपर कास्ट के थे। अपने एक आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कल ही किया था एक आर्टिकल, बट आज थोड़ा डिटेल में और जानने की कोशिश की कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे आते हैं जिनके बेसिस पे अगर फर्स्ट साइट पे ही अगर कोई जाता है पुलिस स्टेशन तो उनके लिए क्या हेल्प मिल सकती है हमारे एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये है गांधीज फ्रीडम। इस आर्टिकल में ये बता रहे हैं राइटर कि 30 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना झंडा आधी हाइट तक लेकर के आ गए थे। वो पहली बार ऐसा कोई चांस था कि जिस टाइम पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्लैग था वो हाफ मास्ट था, मतलब हाइट उसकी हाफ कर दी गई थी। इसकी वजह ये नहीं कि कोई वर्ल्ड का कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर मरा हो या फिर नहीं, मतलब कोई किंग की डेथ हुई हो या फिर कोई इतना स्पेशल कोई पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से कि कोई आर्मी की वजह से कोई काम हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि एक साधारण आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने खुद के प्रिंसिपल्स के आधार पे पूरे देश और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और 20th सेंचुरी की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसको कंसिडर किया गया द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ 20th सेंचुरी, उसकी डेथ हुई थी, गांधी जी, जिनको कि नाथूराम गोडसे ने मार दिया था। अब देखो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ अगर अपन देखें आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है, क्योंकि और चीज़ें डेकोरेटिव हैं वो इतनी काम नहीं आएंगी। गांधी जी की बात करें तो गांधीज़म की जब भी बात आती है तो 72 साल की बात हो चुकी है। गांधीज़म जो है वो लगातार अपनी रेलेवेंस बनाए हुए है, चाहे खादी को लेकर के देख लो, चाहे स्वच्छता को लेकर के देख लो, या काउट प्रोटेक्शन की बात कर लो, या फिर स्वदेशी की बात कर लो। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत में हमें क्या फोकस करने की ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो रही है कि कैसे भी करके एमएसएमईज़ को हम प्रोटेक्ट करें। हमारे यहाँ पे जो कुटीर उद्योग हैं, हमारे यहाँ पे जो घरों में जो काम होता है, उन घरों के कामों को हम कैसे भी करके वोकल फॉर लोकल, वो सारे जो आइडियाज़ हैं वो आज भी कहीं ना कहीं अपनी रेलेवेंस लगातार बनाए हुए हैं। गांधी जी की रेलेवेंस आज भी बनी हुई है। गांधी जी आज एक ट्रेंडी फैशन आइकन बन चुके हैं कि आज खादी के कपड़े यूथ हैं वो जानबूझ के पहनते हैं। दूसरी तरफ गांधी जी ने हमेशा से एक आइडिया दिया है फ्रीडम का, जिसके लिए गांधी जी ने बिल्कुल कहा, वो टैगोर ने गांधी जी की इस मैसेज के लिए साफ साफ कहा कि भाई वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे किसी भी दिमाग में डर नहीं होगा वो फ्रीडम होती है। डर किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके का हो। हर जगह पे एक इंसान जब अपने राइट्स को या फिर अपने आप को इंडिविजुअल राइट्स को या अपग्रेड करने की कोशिश करे, अपहेल्ड करने की कोशिश करे, तो उस केस में उसके दिमाग में डर नहीं आना चाहिए। ह्यूमन फ्रीडम की अगर बात करें तो उसको अगर अपन मटेरियल स्टैंड पॉइंट के अलावा भी अगर अपन देखें तो स्पिरिचुअल डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो गांधी जी की रेलेवेंस कोई इग्नोर नहीं कर सकता। गांधी जी को जब उनको एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था तो उस टाइम पर उस इंग्लिश पर्सनल ने ये नहीं सोचा था कि ये दुबला पतला आदमी है ना, आने वाले टाइम पे इस ब्रिटिश राज जो कि इंडिया में चल रहा था उसको उखाड़ के फेंकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर कोट किया जा रहा है राइटर के द्वारा, एक इंग्लिश राइटर है जिन्होंने बायोग्राफी लिखी, उनका नाम था लोइस फिशर। उन्होंने ये बोले कि एक दुबला पतला आदमी जिसको साउथ अफ्रीका में एक अंग्रेज़ ने बाहर फेंक दिया था, तो उसको ये नहीं पता था कि आने वाले कुछ दशकों के अंदर अंदर ही ये एक जो फ्रेजाइल आदमी है ना, दुबला पतला, ये पूरे ब्रिटिश राज को उखाड़ के फेंक देगा। आपको एक चीज़ यहाँ पर जानने को अच्छी मिलेगी कि गांधी जी से पहले अफ्रीकन अमेरिका में वहाँ पर ऑलरेडी एक लीडर रहे जिनका नाम था नेट टर्नर। ठीक है, नेट टर्नर, उन्होंने भी नॉन वायलेंस हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया,
उसके बेसिस पे स्लेवरी के अगेंस्ट में अपने कैंपेन चलाए थे। तो उनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1800 को हुआ था। हुआ क्या था, उन्होंने जितना कुछ भी वायलेंस हो रहा था, जितनी भी एट्रोसिटीज स्लेव्स के अगेंस्ट होती थी, अफ्रीकन स्लेव्स के अगेंस्ट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी आवाज़ उठाई। बट हुआ क्या, उसको फिर बाद में फांसी के लटका दिया गया। तो उसी कैंपेन को गांधी जी ने कंटिन्यू किया, अपनी खुद की आइडियोलॉजी डेवलप करके कि कैसे भी करके नॉन वायलेंटली और कैसे भी करके एक फ्रीडम प्रोवाइड करके हम आगे बढ़ सकते हैं। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो भी काम किया उसको लगातार इंडिया तक लेकर के आए। 1815 में इंडिया में एंट्री हुई थी उनकी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो उन्होंने स्वराज का जो बात कही थी ना, कि स्वराज, जो बाल गंगाधर तिलक ने तो ये कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाके रहूंगा। ठीक है, गांधी जी ने स्वराज का मतलब ये बोला कि केवल सेल्फ रूल नहीं होता, सेल्फ रूल के साथ में आपका सेल्फ प्योरिफिकेशन भी होना जरूरी है, तब जाके स्वराज आएगा। तो गांधी जी की अगर बात करें तो ये इनका जो कमिटमेंट था ना खुद का फ्रीडम को लेकर के, सेल्फ प्योरिफिकेशन को लेकर के, वो उस टाइम के डिक्टेटर्स के लिए बहुत दूर की बात थी। जैसे कि हिटलर एंड स्टालिन। हिटलर ने अपने आसपास में उन्हीं लोगों को रख रखा था जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए, और उसके अगेंस्ट में कोई जाता तो उनको आउट करना कि भाई इनको रवाना करो, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टालिन, जिसने अपनी पूरी पॉलिटिकल लाइफ के टाइम पे जिन लोगों का सपोर्ट लिया, जैसे कि यहाँ पे नाम दे रहे हैं सेर्गेई किरोव करके, 1934 में स्टालिन ने इनकी मौत करवा दी। ऐसे ही लियोन ट्रॉट्स्की 1940 में इनकी मौत करवा दी। आपको मैं 2 मूवीज़ बताता हूँ, आप देखना। एक तो द राइज ऑफ हिटलर, उसमें हिटलर की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको। एक स्टालिन ही मूवी का नाम है, स्टालिन। ये दोनों मूवीज़ आप देख लोगे ना तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी किस तरीके से डिक्टेटरशिप आई थी रशिया में और जर्मनी में, यूएसएसआर में। तो इस तरीके से आप देखोगे इन दोनों लीडर्स ने अपनी पावर्स को, या फिर अपनी जो डोमिनेंस है, अपनी डिक्टेटरशिप है, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए किस हद तक गिरे थे। और दूसरी तरफ उसी टाइम पे आप देखो गांधी जी, वो एक अलग ही ज़िंदगी देना चाह रहे थे, एक ओपन लाइफ देना चाह रहे थे वहाँ पर, कि जहाँ पर कहीं पर भी कोई एक इंडिविजुअल है वो कहीं भी बेड़ियों के बीच में घिरा हुआ ना महसूस करे खुद को। गांधी ने हमेशा एक ही चीज़ कही है कि भाई सच है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और सच के लिए आपको पिटना भी पड़े तो पिटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सच के लिए लड़ोगे, जियोगे, तो आपको सच हमेशा ताकत देता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल काम की नहीं है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं आगे। गांधी जी का अगर अपन देखें तो उनसे हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है जो आज भी हम हमारी लाइफ में काम में ले सकते हैं। जैसे कि जब उन्होंने सोवियत यूनियन की बात की, या फिर सोवियत यूनियन के कंसिडरेशन में अगर अपन देखें कि किस तरीके से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, तो जब 1986 में वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसएसआर के गोर्बाचेव, ठीक है। तो उनकी प्रेसिडेंटशिप आते ही एक तरीके से ओपननेस की उन्होंने एक आइडिया दिया जिसको बोलते हैं ग्लासनोस्ट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लासनोस्ट। आप पॉलिटी की बुक पढ़ोगे ना 12th की, उसमें ये टर्म्स आती है जब अपन वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो उसमें ये ग्लासनोस्ट वर्ड आता है। तो इसमें ओपननेस, तो जैसे ही ओपननेस का आइडिया दिया गया तो उस टाइम पे जो यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था उस टाइम पे कजाकिस्तान, तो कजाक्स जो थे ना उन्होंने सबसे पहले स्ट्रीट्स पे आकर के फ्रीडम की डिमांड की। अब हुआ क्या था, गोर्बाचेव उस टाइम पे बने ही थे प्रेसिडेंट यूएसएसआर के, तो उन्होंने मिलिट्री पावर का यूज़ करके उनको सप्रेस करने की कोशिश की। तो कहने का मतलब फ्रीडम की एक स्पाइक तो शुरू की थी कजाक्स ने, और फिर वो वाइल्ड फायर की तरह फैली, और अल्टीमेटली यूएसएसआर की जो डिक्टेटरशिप थी वो कोलैप्स हो जाती है आते आते 1990s के टाइम पे। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पे जब यूएसएसआर था तो किस तरीके से जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ था वो आज भी न्यूज़ में आता है। तो आज जाकर के जब से मीडिया को थोड़ा फ्रीडम मिली है, जब से वहाँ के लोगों को फ्रीडम मिली है कि वाकई में हमारे यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती थी जिसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिनमें से न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ, उसके बावजूद भी रशियन मीडिया उस टाइम पे इस बात को ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाई थी। बट आज जब फ्रीडम प्रॉपर मिल चुकी है उनको, तब जा कर के वो अपनी बात को खुल करके बता पा रहे हैं।
तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि गांधी जी ने जितनी बार भी किसी भी चीज़ के लिए कहा है तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फ्रीडम और दूसरी चीज़ आती है सेल्फ प्योरिफिकेशन। और ट्रुथ के लिए काम करो, नॉन वायलेंस के लिए काम करो। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी की रेलेवेंस को आज भी अपन रियलाइज़ करते रहते हैं। और आज भी अगर जितने भी कहीं पे काम हो रहे हैं, बेनेवलेंट स्टेट जितने भी हैं, जहाँ पर वो अपने लोगों के लिए वेलफेयर की बात करते हैं, लोगों के राइट्स की बात करते हैं, इंडिया में भी आज अपन बात करें तो कई कानून ऐसे बना दिए गए हैं जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी को या गांधी जी जो चाहते थे वो एग्जैक्टली हो रहा है। जैसे कि खादी विलेज वाला जो सिस्टम है, खादी को प्रमोट करना, जो हमारे माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है जिनको कुटीर उद्योग बोलते हैं उनको प्रमोट करना। ठीक है, रही सही में फिर गायों की जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं उनकी होना, लिकर को बैन करना, ड्रग्स के लिए जो अभी चल रहा है, आप देखो बॉलीवुड में जो ड्रग्स का केस चल रहा है, एनसीबी स्क्रूटनाइज कर रही है। केस तो शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस से, बट आज क्या हो रहा है, एनसीबी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है किस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स का पूरा एक मार्केट चलता है। तो ये गांधी जी की वैल्यूज़ पे बेस्ड ही तो अपन स्टडी करते हैं ना इन चीज़ों को, तो देखो रेलेवेंस हमेशा बनी रहती है इनकी। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है गांधी जी की रेलेवेंसी, जो कि अपन डेफिनेटली एथिक्स का पेपर जब पढ़ते हैं तो उसमें काम आएगी। मॉरल इज पॉलिटिकल। इसमें जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं गांधी जी ने जब कभी भी बात की वायलेंस की तो एक ही चीज़ बताई कि जब कोई भी लेजिटिमेट पावर फेल हो जाती है कि भाई हम यहाँ पर मतलब एक तरीके से कोई भी रूलिंग पावर है, अगर उसकी लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है, उसकी वैधता ख़त्म हो जाती है, तब जाके वो वायलेंस पे उतर जाता है। तो पॉइंट क्या आता है कि अगर आपको वाकई में रेलेवेंट बना हुआ रहना है, लेजिटिमेसी आपको हमेशा ग्रैब करके रखनी है, तो उसके लिए आपके हाथ में सबसे बेस्ट वेपन क्या हो सकता है कि आप मॉरल पावर बेस्ड काम करो। दैट मीन्स नॉन वायलेंटली आप रूल करने की कोशिश करो। तो गांधी जी ने आज के जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट फोर्सेस हैं, उनको कहीं ना कहीं एक ही चीज़ देने की बात कही है कि भाई आप अगर दूसरों को लिबर्टी दोगे, दूसरों को स्वतंत्रता दोगे, तो आपकी स्वतंत्रता अपने आप ही बनी रहेगी। इसके अलावा अगर अपन आज डेमोक्रेसी की बात करें या जितने भी पॉलिटिकल रिजीम्स की बात करें, तो वहाँ पर वैल्यू सिस्टम की बात आती है ना, तो वहाँ पर आप मॉरल बेस्ड सिस्टम की बात करो। मॉरल से ही आपकी पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने एक चीज़ कही थी कि बोला कि कोई भी धर्म जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको सीखने की हमें ज़रूरत है। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, गांधी जी ने ये कहा था कि बोला कि आप रिलीजन को अगर पॉलिटिक्स से दूर रखते हो, पॉलिटिकल सिनेरियो से दूर रखते हो, इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स पे रिलीजन का इफेक्ट डेफिनेटली आएगा, कोई बचा ही नहीं सकता उसको। तो अब रिलीजन जो होता है वो हमेशा कुछ मॉरल्स पे बेस्ड होता है, तो उन प्रिंसिपल्स को तो आप सिखाओ कि भाई ये धर्म अपने को ये सिखाता है, ये धर्म अपने को ये सिखाता है, यहाँ से आप ये चीज़ सीखो। जैसे कि बुद्धिज़्म है वो नॉन वायलेंस की बात करता है, जैनिज्म है वो 5 ऐसी सत्यों की बात करता है, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह है, इस तरीके से 5 जो प्रिंसिपल्स हैं उनके। तो वो प्रिंसिपल्स आज अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर काम में आते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है हमारा, उसको हम डिफेंड कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी को क्रिएट कर सकते हैं, और आज हमारी जो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, वो कॉन्शियसनेस किस तरीके से डायरेक्टेड वे में हमारे लिए अच्छा काम कर सकती है। गांधी जी ने पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल सिनेरियो में जब कभी भी कोई बात की है तो ये नहीं देखा है कि भाई पॉलिटिकल ही हमें केवल इमीडिएट ही कुछ काम करना है। गांधी जी ने हमेशा से कभी भी पॉलिटिकल एक्शन की बात की है ना, तो लॉन्ग टर्म की बात की है कि लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ पर एक सोशल हार्मनी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, सेल्फ प्योरिफिकेशन होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। उन्होंने वायलेंस को एलिमिनेट करने की बार बार बात की है। उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि जितने भी लोग हैं उनको अगर हमें सिविलाइज करना है तो उसके लिए उनके मॉरल्स को जगाने की ज़रूरत है, हमें उनके बीच में रिसेंटमेंट को हटाने की ज़रूरत है। अगर उनके मन में कहीं रोष है
कि अगर एक ने मेरे थप्पड़ मारा तो दूसरे के भी मैं रिप्लाई में थप्पड़ दूंगा, नहीं। आप रोष जो है उसको खत्म करो, रिसेंटमेंट हटाओ, हेट्रेड नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, कोर्जन का जो एटीट्यूड है, जो जिनके हाथ में ज़्यादा पावर है वो नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके गांधी जी ने आइडिया दिया था कि भाई वायलेंस अगर रिमूव हो जाती है ना तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही हट जाएगी। इसीलिए इन्होंने पॉलिटिक्स में नॉन वायलेंस का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट समझा। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो गांधी जी ने लाइफ में कभी भी एक्सीलेंस की बात की है ना तो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जहां पर आप लोगों की कॉन्शियंस के बेसिस पे डिसीजन लेते हो। अगर आप पॉलिटिक्स में कुछ भी काम कर रहे हो वहां पर अगर हार्मनी नहीं लेकर के आओगे, वहां पर कुछ एथिकल इश्यूज पे बात नहीं करोगे, एथिक्स बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करोगे, तो कैसे एक ह्यूमैनिटी लंबे टाइम तक टिक पाएगी। गांधी जी ने एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया भी दिया, ये लिख लेना आप, ऐसे कैसे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना स्पेसिफिक कुछ टर्म्स आ रही हैं वो, ठीक है। एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बार बार की और उसमें नॉन वायलेंस थी वो सबसे मेन चीज़ थी कि अगर आप कहीं पर आपके हाथ में पावर आ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलनी चाहिए। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना उनको तो डेफिनेटली ये चीज़ पता रहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, या फिर एक तरफ तो आपको लेजिटिमेसी मिलती है फिर बाद में आपको अथॉरिटी मिलती है, तो किस तरीके से इनके बीच में लिंकिंग होती है। एग्जैक्टली वही चीज़ गांधी जी ने बताई थी कि भाई कैसे भी करके हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। उन्होंने 1940 में अपना खुद का एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये बोला था कि आई हैव ऑलवेज ड्राइव्ड माई पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स। मैंने हमेशा से पॉलिटिक्स की है तो उसमें एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो हमेशा से एथिक्स, पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स से डेराइव्ड है। मतलब कि आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे धर्म से सीखा है, मैंने जितने भी धर्मों को मैं पढ़ता हूँ समझता हूँ उनसे मैंने आइडिया लिया है और उसके बेसिस में पॉलिटिक्स करता हूँ। तो पॉलिटिकल आइडियालॉजी जो भी आप डेवलप करो तो उसमें एथिक्स का केस तो होना ही चाहिए। तभी तो आप देखते हो कि अपन जितने भी आपने एथिक्स का पेपर 4 जो है उसमें देखते हो, बुद्धा के बारे में पढ़ते हो, भगवत गीता के बारे में पढ़ते हो, जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, महावीर स्वामी के बारे में, ये डिफरेंट रिलीजन से तो थे, तो इनका कुछ ना कुछ एथिकल पर्सपेक्टिव बनता है और वो अगर अपन यूज़ करेंगे हमारे पॉलिटिकल लाइफ में तो हमारी पॉलिटिकल लाइफ यहाँ पे अच्छी होगी कि नहीं। एग्जैक्टली वही चीज़ गांधी जी ने समझाने की बार बार कोशिश की। और इन सब की रूट जो है वो है नॉन वायलेंस, क्योंकि वायलेंस आदमी कब करता है जब उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। गांधी जी ने अपने एक और आर्टिकल में ये चीज़ कही थी कि देयर आर सम हु थिंक दैट मॉरलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, कि ऐसे बहुत से कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि मॉरलिटी का तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि गांधी जी ये कहते हैं कि भाई कैरेक्टर बिल्डिंग में तो मॉरलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और मॉरल ही जब किसी का गिरा हुआ रहेगा तो वो क्या अच्छी पॉलिटिक्स कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हमें सच में स्वराज गेन करना है तो खुद को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, खुद को सिविलाइज करने की ज़रूरत है, खुद को वर्दी बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पॉइंट वही आ जाता है, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल एथिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉलिटिकल लाइफ में। गांधी जी ने रिपीटेडली अपील की कि कैसे भी करके पॉलिटिक्स जो है वो एथिकल होनी चाहिए। उन्होंने ट्रुथ की बात की, सत्य की बात की, सत्य को हमेशा कल्टीवेट करने की कोशिश की कि कैसे भी करके हमारे यहाँ पर एथिकल सिटीजनशिप होगी। अब आप एक चीज़ बताओ, इन प्रिंसिपल्स पे अगर हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स हो, अगर कास्ट सिस्टम को अगर गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए तो क्या यह हाथरस वाला केस होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। फ्रेंच फिलोसोफर है ब्लाइस पास्कल, उन्होंने भी एक बार कहा था, द हार्ट हैज़ इट्स रीजन विच रीजन इटसेल्फ डज नॉट नो। कहने का मतलब हर एक इंसान के अंदर जो खुद की आत्मा होती है ना उसके पास में रीज़न होता है काम करने के लिए कि मुझे ये काम इसलिए करना है, बट रियल ये है कि उस रीज़न का उसको पता नहीं होता कि वो रीज़न क्यों है। तो गांधी जी ने भी एक ही चीज़ बोली थी कि भाई मोरालिटी जो है, अगर हेल्पलेसनेस कि आप मतलब बिल्कुल ही एक लाचार हो गए, आपके पास में कोई पावर नहीं है, तब आप मोरालिटी दिखाओ, उसकी वो तो हर कोई दिखा देगा। पॉइंट ये बनता है जब आपके हाथों में पावर हो और आप एक
कॉन्शियस वे में डिसीजन लो और अपने हार्ट को प्योर करो, वहाँ से मॉरलिटी लेकर के आओ, तो देखो कितना अच्छा होगा। यहाँ पे मुझे एक कोट याद आ रहा है अब्राहम लिंकन का कि भाई इस दुनिया में बुरी से बुरी परिस्थिति में भी सब लोग जिंदा रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल में कैरेक्टर अगर चेक करना है ना किसी का, तो उसके हाथ में पावर दो, फिर पता पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है। क्योंकि गरीबी में तो सभी एक जैसे की ट्रीट करते हैं, सबका एक ही टारगेट हो जाता है कि हाँ भाई मुझे रोटी मिल जाए टाइम के, ठीक है। बट जब अमीरी आती है या फिर वाकई में जिसके हाथ में पावर आ जाती है, तब पता पड़ता है कि वो आदमी किस कैरेक्टर का है। तो ये कोट आप याद रखना, अब्राहम लिंकन का कोट है, बहुत शानदार कोट है। गांधी जी के ये जो कोटेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना इनको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। जब भी पॉलिटिक्स में एथिक्स की बात आए, जब भी मोरालिटी की बात आए, तो गांधी जी का कोटेशन आना तो बनता है, और जब ऐसे राइटिंग करेंगे तो डेफिनेटली काम आएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से गांधी जी ने अपने खुद के इंडियन ओपिनियन में भी एक आर्टिकल लिखा 1907 में, तो उसमें बोला था कि एक इंसान का जो मॉरल नेचर होता है ना, वो कहीं ना कहीं, अगर कहने का मतलब अगर किसी इंसान का नेचर जो है वो मॉरल बेस्ड है, अच्छा है, सोच समझ करके उसने बहुत कॉन्शियस वे में अपने आप को डेवलप किया है, तो उसके दिमाग में अच्छी और नोबल थॉट्स आएंगी, सोसाइटी के लिए जो अच्छा कर पाएगा। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब होता क्या है, जितने भी साइंस है वर्ल्ड की, वो क्या बोलती है कि भाई आज ये है, ये है, ये है, ठीक है क्या है, पर एथिक्स जो है ना वो आपको सिखाती है क्या हो सकता है या फिर क्या होना चाहिए, तो एक और पर्सपेक्टिव खुलता है। अभी मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताता हूँ। एक साइंटिफिक कम्युनिटी हमेशा से अपने आप को डिफेंड करती है कि साइंस के पास में हर एक सवाल का जवाब है। अरे भाई, साइंस के पास में जवाब तो उन चीज़ों का ना जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, जिन चीज़ों को आप छू सकते हो। पॉइंट ही आता है, इन चीज़ों के अलावा भी तो कोई चीज़ें, जो चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचते आप। अब ड्रास्टिक चेंज आ चुका है फिलोसॉफिकली, साइंटिफिक कम्युनिटी अब उन चीज़ों पे भी दिमाग लगाना शुरू कर चुकी है कि भाई क्या चीज़ें नहीं है, ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, इसके अलावा और कुछ भी तो हो सकता था, वो क्यों नहीं है। ऐसी रिसर्च हो रही है आज साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो गांधी जी ने लगातार इस चीज़ को अपहेल्ड किया है कि भाई सच है ना, वो ही सबसे बड़ी चीज़ है, नॉन वायलेंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें वाकई में ह्यूमैनिटी को अपहेल्ड करना है, लाइफ को वाकई में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है। और ये जो आइडिया है ना ट्रुथ का, ये कोई 2 दिन में डेवलप नहीं हुआ है। जब से ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को, ह्यूमन ने खुद को ह्यूमन बीइंग की तरफ ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, तब से लेकर के आज तक बहुत लंबा टाइम लगा है, जब एक इंटरडिपेंडेंस आइडेंटिटी बनी है और दूसरा यूनिटी की एक आइडेंटिटी आई है ह्यूमैनिटी के बीच में। तो आप ट्रुथ और नॉन वायलेंस के पर्सपेक्टिव को अवॉइड नहीं कर सकते हो। हमें हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसमें एक अवेयरनेस लेकर के आने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर सेल्फ एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम हमारी जो ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड है ना कि हाँ मेरा क्या जाता है, या फिर मैं क्यों करूँ, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड को छोड़ करके शेयर्ड कम्युनिटी की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। और शेयर्ड कम्युनिटी जब तक नहीं आएंगी, जब तक कि हम इन शॉर्ट कमिंग्स, जो भी आज कमियां हम देख रहे हैं चारों तरफ, जहाँ पे हेट्रेड फैल रहा है, हार्मनी नहीं है, कम्युनल वायलेंस लगातार बढ़ रहा है, अगर उन चीज़ों को हमने प्रॉपर टाइम पे हैंडल नहीं किया, तो कहाँ से शेयर्ड ह्यूमैनिटी हम इंश्योर कर पाएंगे। तो गांधी जी की रेलेवेंस आज भी एग्जैक्टली वो की वो बनी रहती है। आज वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब कि हर एक कंट्री खुद ही खुद की सोच रहा है और उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं वो भी खुद ही खुद की सोच रहे हैं, वहाँ पर आज आप देख सकते हो कि गांधी जी को रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है पॉलिटिकल सिनेरियो में पूरे में। आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी जो ड्यूटी है, कहाँ से ह्यूमैनिटी शुरू हुई थी वो भी तो सोचो। क्या बेसिस रहा है, क्या वाकई में आज जितने 8 से 9 बिलियन पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन हमेशा से रही है? बिल्कुल नहीं। शुरू में तो 5 आदमी रहे होंगे, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं हार्मनी बनाई होगी, यूनिटी में रहे होंगे, इंटरडिपेंडेंस थी उनकी एक दूसरे पे, तो वो चीज़ें आप आज कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो पॉइंट ये आ रहा है कि कैसे भी करके मोरालिटी इन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और पॉलिटिक्स में जब मोरालिटी होती है तो हर एक डोमेन में वो अपना इफेक्ट जरूर डालती है। आज नरेंद्र मोदी जी कुछ भी स्पीच दें तो उसका इफेक्ट थ्रू आउट इंडिया जाता है। तो जब मोरालिटी की जब बात करेगा एक लीडर, तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, 101% सुनी जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है, डिस्कशन भी यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।